दोस्तों, हमारा जो एमसीक्यू सेक्शन चल रहा है इतिहास और जीके सामान्य ज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट अभी हुआ जीके का कार्यपालिका का। अब हमारा दूसरा सेक्शन चालू हो रहा है हमारे सब्जेक्ट का प्राचीन इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा आता है ये। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्या क्वेश्चन है? इसका क्वेश्चन क्या है? प्रागैतिहासिक उत्तर प्रदेश संदर्भ में इलाहाबाद प्रयागराज के निकट वह कौन सी नदी घाटी जो पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के मानव विकास का निरंतर सांस्कृतिक क्रम प्रस्तुत करती है और जहां लोहंदा नाला क्षेत्र से हड्डी की बनी मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ये क्या है? गोमती घाटी है, बेलन घाटी है, चंबल घाटी या घाघरा घाटी है? इसका आंसर क्या है? चलिए बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा क्या? बेलन घाटी। यहाँ उत्खनन किसने करवाया था? जीआर शर्मा ने। किसने? जीआर शर्मा ने। मान ली सवाल अगर ये भी आ गया, इसका उत्खनन किसने करवाया? जीआर शर्मा। यहाँ क्या, जो यहाँ का लोहंदा नाला है, लोहंदा नाला से पत्थर के उपकरणों के साथ हड्डी की बनी मातृदेवी की मूर्ति मिली, जो प्रागैतिहासिक कला का दुर्लभ नमूना है। ठीक, यही मिली है मातृदेवी की मूर्ति। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बेलन घाटी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बता दें। बेलन घाटी यूपी के बेलन घाटी के आसपास का जो पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, सोनभद्र, मिर्जापुर और प्रयागराज जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्या क्या है? यहाँ पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के प्रमाण मिले हैं जो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। प्रमुख खोजें यहाँ की कौन कौन सी रही हैं? चावल की खेती रही है। कोल्डीवा स्थल से लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। मातृ देवी की मूर्ति जो लोहंदा नाला से मैंने आपको बताया, 17,000 साल पुरानी हड्डी की बनी मूर्ति मिली है। शैलचित्र, पहाड़ियों की गुफाओं में पाषाण काल के मानवों द्वारा बनाए गए चित्र यहाँ मिले हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 2 पे। वर्ष 2025 के प्रमुख पुरातात्विक रिपोर्ट के अनुसार यूपी के मिर्जापुर जिले में अगियाबीर नामक बहुसांस्कृतिक स्थल के उत्खनन से किन महत्वपूर्ण पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है? चलिए बताइए। इसका आंसर हमारा क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता की सीलें और काष्ठ की नर्तकी, मौर्यकालीन पालिशदार अशोक स्तंभ के टुकड़े, या मृदभांड, टेराकोटा, बड़ी मात्रा में लोहे का धातुमल, या गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल भंडार? क्या मिला यहाँ पर? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2025 प्रकाशित नवीन पुरातात्विक अन्वेषण, ये नई रिपोर्ट है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा ये होगा। क्या ये होगा? NBPW में मृदभांड, टेराकोटा, बड़ी मात्रा में लोहे का धातुमल यहाँ मिला है। ठीक, गंगा मिर्ज़ापुर जो जिला है, जो इसका सांस्कृतिक स्थल है अगियाबीर, किसके? गंगा के किनारे मिलता है। जिसे NBPW जिसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जिसे बोला जाता है। मृदभांड, टेराकोटा की कलाकृतियाँ, प्रचुर मात्रा में लोहे का धातुमल मिला है। और लोहे का धातुमल इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इस बस्ती में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में लोहे गलाने के उपकरण बनाने का स्थानीय उद्योग स्थापित यहाँ था। ठीक, स्थानीय। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं अगले स्लाइड में। खोज उत्खनन 1998 में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा किया गया उत्खनन। BHU प्राचीन इतिहास विभाग प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह और डॉक्टर AK सिंह द्वारा अगियाबीर का उत्खनन किया गया। और यहाँ क्या क्या चीज़ में सांस्कृतिक कालक्रम क्या? नवपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक निरंतर मानवीय बसावट यहाँ आपको हमें मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से नरहन संस्कृति और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जिसे उत्तरी काले चमकीले मृदभांड कहते हैं, ये भी यहाँ मिलते हैं। प्रमुख पुरातात्विक प्राप्तियाँ मिलती हैं। ताम्रनिधि, नरहन संस्कृति के 10 बड़े तांबे के बर्तन, हांडा, कटोरी, तांबे के दर्पण की दुर्लभ प्राप्तियाँ मिलती हैं। लौह उपकरण मिलते हैं। लैंप स्टैंड, मन का उद्योग, अर्धकीमती पत्थरों से मन के बनाने की व्यवस्थित स्थल यहाँ से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने हम आते हैं किस पे? 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में स्थित खपुरा पुरातात्विक स्थल से किए गए हालिया 2025 पुरावानस्पतिक अन्वेषण ने 1100 से 200 ईसा पूर्व के बीच किस विशिष्ट कृषि पद्धति के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए हैं? चलिए बताएं। केवल वर्षा आधारित झूम कृषि, ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों प्रकार की फसलों, जौ गेहूं चावल उगाने वाली द्विफसली पद्धति, या पूरी रेशम से रेशम उत्पादन निर्भर अर्थव्यवस्था, केवल कपास की वाणिज्यिक खेती। क्या चीज़ यहाँ मिल रही है बताइए तो। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 या 33 जो भी कहिए, बताएं। चलिए इसके बारे में बताइए क्या है। ये इसका आंसर हमारा ये है, ये आंसर हमारा इसका ये है। ठीक, यहाँ कार्बनिक पौधों के अवशेष मिले हैं, ठीक, जिनमें गेहूं जौ और दालें शामिल हैं। यह स्पष्ट करता है कि उस समय किसान एक कृषि में गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में फसलें उगाने की द्विफसली तकनीक में निपुण हो गए थे। द्विफसली जो पद्धति है, और थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। खपुड़ा पूरा स्थल, ठीक, फैक्ट इसे क्या क्या है, कहाँ मिलता है? अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश, तमसा नदी घाटी सरयू पार। मान लीजिए पूछ लिया उत्खननकर्ता इसके कौन रहे हैं? प्रोफेसर पुष्पलता सिंह, भेज चुकी। सांस्कृतिक काल इसका क्या क्या रहा है? 1100 से गुप्त काल तक। सबसे बड़ा महत्व क्या है? सरयू पार में पहली बार प्री NBPW संस्कृत प्रमाणिक पुष्टि यहीं से हुई है। ठीक, प्रमुख साक्ष्य मिले हैं द्विफसली कृषि, रबी और खरीफ एक साथ के स्पष्ट प्रमाण। यहाँ से धान जौ कांगनी और उड़द के जले हुए बीज मिले हैं। ठीक, फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 34 जिसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमांत स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में और किस नदी तट पर अवस्थित है? चलिए बताएं। चलिए इसका आंसर बताया जाए तो सहारनपुर यमुना नदी, बागपत हिंडन नदी, मेरठ हिंडन नदी, मुजफ्फरनगर काली नदी, किस में है? चलिए बताएं थोड़ा सा तो इसका आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर होगा हमारा कहाँ? हिंडन नदी। ठीक, हिंडन नदी। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी कौन? हिंडन। ठीक, आलमगीरपुर इसका सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है हड़प्पा का। आते हैं इसका थोड़ा सा व्याख्या थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट भी देख लेते हैं। बाएं तट पे है। खोज एवं उत्खनन 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा खोज की गई। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। सबसे बड़ा महत्व यह सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का पतनशील चरण दिखाई देता है। इसके जो सांस्कृतिक काल के यहाँ 4 क्रमिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे हड़प्पा, चित्रित दूसर मृतभांड, महाभारत काल का आरंभिक ऐतिहासिक काल और उत्तर ऐतिहासिक काल। प्रमुख साक्ष्य यहाँ क्या क्या मिलते हैं? हड़प्पाई बर्तन जैसे डिश ऑन स्टैंड, पक्की मिट्टी के पिंड, भालू की मृण मूर्ति, एक मिट्टी के बर्तन और बुने हुए सूती कपड़े के निशान, तांबे उपकरण मनके। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 जिसे 35 कहते हैं। क्वेश्चन 5 कहते हैं हड़प्पा सभ्यता वह कौन सा प्रमुख स्थल है जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और अपनी एक अत्यंत उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लोथल है, कालीबंगा है, चनहूदड़ो है या धौलावीरा है? चलिए बताएं। ये विश्वविख्यात के लिए किस लिए विश्वविख्यात है? इसका आंसर हमारा होगा क्या? धौलावीरा। ठीक, क्या आंसर होगा इसका? धौलावीरा। थोड़ा सा धौलावीरा के बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा स्थल के बारे में, ये खादिर बेट द्वीप मनहर और मानसा नदियों के मध्य में खोज उत्खनन इसका कौन करवाया था? 1968 में जगपति जोशी ने करवाया था। वैसे उत्खनन 1990 में RM बिश्नोई द्वारा करवाया गया। यूनेस्को द्वारा मान्यता 2021 में से भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल ग्रुप में शामिल किया गया। नगर निगम सबसे बड़ा पद। अन्य हड़प्पाई नगरों में 2 भागों में बटे, जैसे विपरीत में क्या थी? इसके विपरीत धौलावीरा में 3 भाग थे। दुर्ग था, मध्य नगर था और निचला नगर था। यहाँ भवन निर्माण मुख्य रूप से पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं? भारत में जल संरक्षण सबसे उन्नत प्रणाली यहाँ से चट्टानों को काट कर बनाए गए 16 विशाल जलाशय और बांध मिले हैं। साइन बोर्ड, सफ़ेद जिप्सम संबंधित 10 बड़े हड़प्पाई
अक्षरों वाला एक विशाल सूचना पट यहाँ मिला है। विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड। स्टेडियम एक विशाल खेल का मैदान या समारोह स्थल। सुनामी या भीषण भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नगर के पतन के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं धौलावीरा से। ये फैक्ट, इससे रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर जिस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है उसका आंसर क्या है, उसके नीचे हम थोड़ा सा डिटेल भी चीज़ें डाल दे रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारा क्विक रिवीजन भी आ जाए। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हमारे बनते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट रहेंगे, तो आसानी से हम क्वेश्चन कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आते हैं क्या, हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से निम्नलिखित में कौन सा अद्वितीय पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ जो विश्व में अपने प्रकार का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कृत्रिम ईंटों का डॉकयार्ड, बंदरगाह, घोड़े कश्तियाँ, चबूतरे पर अग्निवेदियाँ और जुते हुए खेत का साक्ष्य, जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियाँ। क्या मिला है इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में? चलिए बताइए क्या मिला यहाँ पर, इसका क्या? कालीबंगा, कालीबंगा से क्या हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा कहाँ हमारा है? राजस्थान में, ये याद रहे, ठीक। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल, अच्छा इसका डिटेल, ठीक, इसका डिटेल हमारे पास नहीं है। हाँ, इसका डिटेल हमने नहीं ऐड किया है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। अद्वितीय साक्ष्य अग्निवेद, एक चीज़ यहाँ मतलब अग्निवेदियाँ मिली हैं जिन्हें क्या फायर अल्टर्स मिली हैं, जो क्या कर्मकांडी प्रथाओं के बारे में ये इसका संकेत देती हैं। और आड़े तिरछी जुताई के निशान वाला एक जुता हुआ खेत भी यहाँ मिला है। और दुनिया में कृषि जुताई का सबसे पुराना साक्ष्य यही माना जाता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 37 पे हम लोग। प्रसिद्ध दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उस परुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चलिए बताएं, ठीक। दसराग युद्ध, ठीक, इसका आधुनिक नाम क्या है? सतलज, चिनाब, रावी या झेलम, क्या है इसका आधुनिक नाम? हमें क्या है? रावी मिलता है। राजनीतिक दसराग युद्ध जो हुआ है राजा सुदास और 10 अन्य कबीलों के संग जो परुषणी नदी के तट पर हुआ, जिसे सुदास विजयी रहा। और परुषणी नदी आज हम इसी को क्या कहते हैं? रावी नदी कहते हैं। क्या? रावी नदी। थोड़ा सा वैदिक नदियां जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, आपका भी क्विक रीजन हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र आता है। ये चीज़ें क्या है कि क्लियर हैं। 10वें मंडल में कितनी नदियों का जिक्र आता है? ये आता है हमारा कितना? 21 नदियों का जिक्र। जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में कितनी नदियों का? ये 31। इससे भी रिलेटेड सवाल बनते हैं। कितने? इससे भी रिलेटेड सवाल हमारे बनते हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने? 31 नदियों का। सप्त सैंधव क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ, सिंधु, इंडस जिसे कहते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी। इसके आर्थिक महत्व का इसे हिरण्यानी कहा गया है। सरस्वती, घग्गर, हाकर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा इसे कहा गया है। परुषणी नदी, रावी, इसी नदी तट पर प्रसिद्ध दसराग युद्ध हुआ था। विपाशा, ब्यास, सतुतरी को सतलज कहा गया। अफगानिस्तान क्षेत्र की नदियाँ जो हैं इसमें उल्लेख आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा नाता है, जो अफगानिस्तान की नदियों को उल्लेख है, जैसे कुभा, काबुल नदी, कुरमू, कुर्रम नदी, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सदानीरा, गंडक, सतपथ ब्राह्मण, विदय, माधव की कथा इसका उल्लेख है। सदानीरा, गंडक जिसे आर्य संस्कृति के पूर्व को विस्तार दर्शाता है। बृहस्पति, चौटांग, सरस्वती सहायक। एग्जाम पॉइंट, ऋग्वेद में केवल गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। और ये फैक्ट भी हमेशा याद रहे कि जो ऋग्वेद में विंध्य पर्वत उसके दक्षिण किसी नदी का, क्योंकि उनका उससे वही नहीं था, उनसे भौगोलिक जुड़ाव, तो इसलिए दक्षिण के किसी नदी या पर्वत का उल्लेख ही हमें नहीं मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस प्रसिद्ध सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एवं ब्रह्मांडी पुरुष के शरीर से होने का काव्यात्मक वर्णन मिलता है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या नासदी सूक्त, नदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त या पुरुष सूक्त, क्या कौन सा सूक्त उसे बोला गया है? चलिए
नासदी सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त या हिरण्यगर्भ सूक्त, कौन सा बोला गया है? ये हमारा आता है पुरुष सूक्त। किसमें? पुरुष सूक्त। ठीक, पहली बार इसमें वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मणी पुरुष के शरीर से वर्ण मिलता है। किसमें क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, इसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से मानी गई है, क्षत्रिय की भुजाओं से, और वैश्य की जंघों से, और शूद्र की किससे? पैरों से इसकी मानी जाती है। ठीक, थोड़ा सा इसका डिटेल देख लें। ऋग्वेद के 10 मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ऋग्वेद मंडल क्या क्या हैं? प्राचीन मंडल 2 से 7 वाले मंडल सबसे क्या है? प्राचीन है, इन्हें वंश मंडल कहते हैं। मंडल 1 और 10 सबसे नए हैं। मंडल 3 में क्या किसका उल्लेख? विश्वामित्र, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख आता है। मंडल 4 वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें आता है। मंडल 7 वशिष्ठ, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन इसमें आता है। मंडल 8 कर्ण अंगिरस ऋषि से संबंधित है, 11 बालिकुल्य सूक्त परिशिष्ट इसमें आते हैं। मंडल 9 पवमान जिसे कहा जाए पूर्णतः सोमदेव तक समर्पित है। और मंडल 10 सबसे नया पुरुष सूक्त, चारों वर्णों का प्रथम उल्लेख आता है। नासदी सूक्त, सृष्टि की उत्पत्ति। नदी सूक्त, नदियों का जिक्र। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक स्कूलों में से वैशेषिक दर्शन का प्रणेता किस ऋषि को माना जाता है, जिन्होंने अपनी तत्वमीमांसा से परमाणु सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की? चलिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? महर्षि गौतम होंगे, महर्षि कणाद होंगे, महर्षि पतंजलि या महर्षि कपिल। चलिए, इसका आंसर बताइए हमें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन माने गए हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हमारे माने जाते हैं कौन? महर्षि कणाद। कौन? और यह दर्शन किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? किसके लिए? किसके लिए प्रसिद्ध रहा है? यह दर्शन अपने भौतिकवादी और प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कणाद ने प्रतिपादित किया ब्रह्मांड का निर्माण अदृश्य अविभाज्य कणों परमाणुओं से हुआ है। ठीक, इसका आंसर ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि वेदांत दर्शन वह कौन सी शाखा जिसका प्रतिपादन 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया, जो मानती है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा अद्वैत वेदांत, जिसका मूल मंत्र क्या है? अंतिम सत्य केवल एक है, ब्रह्म, और व्यक्तिगत आत्मा तथा सर्वोच्च सत्य के बीच कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। इसका आंसर अद्वैत सिद्धांत। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 41 पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक सुधार आंदोलनों के दौरान नियतिवाद का कड़ाई से पालन करने वाले आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसने की आजीवक संप्रदाय की स्थापना? क्वेश्चन नंबर 41 में किसने की? अजीत केश काम्बली ने, मक्खली गोशाल ने, पकुत कच्चायन ने, संजय वेल्ठी पुत्र ने। किसने की? बताएं। इसका आंसर हमारा आ गया क्या? बी। क्योंकि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में लगभग, अगर उस समय हम देखेंगे, 60 से नए अधिक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ है। इनमें एक प्रमुख कौन था? आजीवक संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने की? मक्खली गोशाल ने की थी। यह संप्रदाय किसके लिए? अपने कठोर नियतिवाद में विश्वास करता था, जिनका मानना था कि संसार की हर घटना पूर्व निर्धारित है, मानव प्रयास भाग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आजीवक संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा आजीवक संप्रदाय में क्या कहा गया है? आजीवक संप्रदाय संस्थापक मक्खली गोशाल, ये शुरुआत महावीर स्वामी से थे, बाद में मतभेद चलते अलग हो गए। मुख्य दर्शन नियतिवाद का क्या क्या? इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर घटना भाग्य नियति द्वारा पहले निर्धारित है, मनुष्य के कर्मों का परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। और इस धर्म के प्रमुख शाही संरक्षक कौन कौन सम्राट हुए हैं? जैसे सम्राट अशोक, उसका पौत्र दशरथ, उसके लिए गुफाएं उन लोगों ने बनवाई। अशोक ने बिहार गया में बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाई, सुदामा गुफा, कड़ चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। अब उसका जो पौत्र था दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाएं दान दी। इनमें गोपी गुफा सबसे प्रमुख है।
आदियों का अपना कोई मूल साहित्य नहीं बचा। इनकी जानकारी केवल बौद्ध ग्रंथों जैसे दीघ निकाय, जैन ग्रंथों जैसे भगवती सूत्र मिलती, जिनमें इनकी कड़ी आलोचना की गई। गुप्त काल के बाद इनका प्रभाव कम होने लगा। 13वीं-14वीं सदी तक मुख्यतः दक्षिण में यह संप्रदाय पूरी तरह लुप्त हो गया। ठीक, इनका कोई अपनी चीज़ें मिलती, ये बस परवर्ती या उस समकालीन जो पुस्तकें हैं जैसे बौद्ध और जैनों की, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक अस्तित्व निर्विवाद है। उनका जन्म और संभव उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन पवित्र शहर से था? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा होगा वाराणसी, काशी। ठीक, ये महावीर से 250 साल पहले हुए थे। 250 साल पहले हुए थे। ठीक, 250 साल पहले हुए थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं डिटेल। इन्हें 23वें तीर्थंकर बोला जाता है। बताया आपसे ना 250 वर्ष पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। माता इनके कौन थे? माता वामा देवी थी, पिता अश्वसेन थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? सर्वफण, स्नेक हूड। ज्ञान प्राप्ति इन्हें क्या? केवल 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद सम्मेद शिखर, वर्तमान पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड, यहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इनके अनुयायियों को निर्गंध बंधनों से मुक्त कहा गया। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। कौन? अहिंसा, जीवों की हत्या न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना। 5वां ब्रह्मचर्य। इसमें जो ऐड करते हैं ये कौन? ये महावीर स्वामी इसमें 5वां ब्रह्मचर्य वो शिक्षाएं जो हैं ऐड आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन अपने 5 शिष्यों को किस स्थान में, जहां बाद में गुप्त काल के दौरान भव्य धमेक स्तूप का निर्माण किया गया? कहाँ? बोध गया में, कुशीनगर में। कहाँ? बोध गया, कुशीनगर, ठीक, या सारनाथ या लुम्बिनी, कहाँ कहा गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हमारा होगा सारनाथ। ठीक, सारनाथ। थोड़ा सा धमेक स्तूप के बारे में देख लें। धमेक स्तूप क्या है? धमेक स्तूप, इसकी अवस्थिति कहाँ है? सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मत, यह वही सटीक स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने प्रथम 5 शिष्यों का पहला उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निर्माण इसका कब हुआ? अशोक काल में इसका निर्माण कराया गया, लेकिन जो वर्तमान विशाल पाकिस्तान से आज दिखती है वह गुप्त काल में लगभग है। इसका स्थापत्य के बारे में थोड़ा बताया गया। समतल धरातल में बना एक बेलनाकार ठोप स्तूप है। इसके निचले हिस्से पर बलुआ पत्थर लगा जिस पर गुप्तकालीन उत्कृष्ट ज्यामिति और पुष्पी नक्काशी की गई है। यह एक उद्देशिका स्तूप है, ख्याल रहे इस चीज़ का, मेमोरियल स्तूप है, अर्थात इसमें बुद्ध के कोई शारीरिक अवशेष नहीं रखे। यह केवल प्रथम उपदेश की पवित्र घटना की स्मृति में बनवाया गया। ये सवाल भी आ सकता है, पूछ ले कि कौन सा स्तूप है जो महात्मा बुद्ध की स्मृति, प्रथम उपदेश की पवित्र घटना की स्मृति में बनवाया गया था। इससे ये आपका, अगर ये फैक्ट आपके दिमाग में रहेंगे तो ऐसा अगर सवाल बनता है तो आप उसे कर जाएंगे। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य कक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य कक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भिक्षुओं के लिए वर्षावास के दौरान निवास स्थान, एक पवित्र कक्ष जिसका उपयोग प्रार्थना, ध्यान और स्तूप की पूजा के लिए किया जाता था, या बौद्ध धर्म ग्रंथों का पुस्तकालय, शाही दान एकत्र करने खजाना, क्या था ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर हमारा होगा ये एक पवित्र स्थान। ठीक, इसका उपयोग प्रार्थना, ध्यान और स्तूप की पूजा के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45 पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सबसे विस्तृत और प्रमाणिक सूची मुख्य रूप से किन 2 ग्रंथों में प्राप्त होती है? ऋग्वेद अथर्ववेद में, अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में, अर्थशास्त्र इंडिका में, मुद्रा राक्षस और मालविकाग्नि मित्रम में। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा। ठीक, इसका आंसर ये होगा। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। कौन से? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, और पाणिनि ने 22 जनपदों का उल्लेख किया है। थोड़ा सा देख लेते हैं किनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ का थी, जैसे कि अंग,
चंपा भागलपुर, मुंगेर काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वज्जी वैशाली। जो 8 कुलों का संघ था, विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र वज्जी को माना जाता है। मल्ल कुशीनगर और पावापुरी, देवरिया गोरखपुर, यहाँ भी गणतंत्र था। वत्स, इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। चेद सुक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। पांचाल अहिच्छत्र, सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैनी, अस्मक पोतन, ठीक, गांधार तक्षशिला, कंबोज राजपुर हाटक। ये इसका क्विक रिवीजन, जिससे आपको मतलब इसलिए मैं ये स्लाइड में लगा दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए। आंसर के बाद इसे अगर आप पढ़ लेंगे तो आप दिमाग में जो फैक्ट क्या है कि फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, महाजनपदों में युग में कुरु महाजनपद राजधानी निम्नलिखित में से क्या थे? अभी देखिए बताया मैंने, अभी बताया। कुरु की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 46। ठीक, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी ये हमारी इंद्रप्रस्थ, जिसे महाभारत में पांडवों की राजधानी भी कहा गया, राजधानी भी कहा गया। ठीक ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मगध के उत्कर्ष के प्रारंभिक चरण में 5 पहाड़ियों से सुरक्षित रूप से घिरी हुई मगध की पहली राजधानी का क्या नाम था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, मगध की पहली राजधानी का क्या नाम था? क्या नाम था? जो अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण बहुत संपन्न थी। ठीक, ये थी हमारा कौन? ये हमारा राजगिरी था। क्या? राजगिरी थी। ठीक, ये प्राकृतिक रूप से 5 मजबूत पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसकी रणनीतिक रूप से अत्यंत सुरक्षित ये थी। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर हम लोग, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन शिशुनाग वंश के किस शासक संरक्षण में और किस स्थान में किया गया, जहां बौद्ध संघ पहली बार 2 भागों में विभाजित हो गया? ठीक, बताइए। कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48, बताइए। क्वेश्चन नंबर सी इसका होगा, सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी। ये द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी 100 साल बाद हुई थी। किसके? बुद्ध के डेथ के। ठीक, 100 साल बाद हुई थी। कहाँ? वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक, और इसी संगीत में नियमों को लेकर विवाद हुआ। संघ पहली बार अस्थविर, ठीक, अगर मान लीजिए पूछ लिया जो हुए हैं कौन में हुए हैं? अस्थविर। ठीक, अस्थविर। दूसरा किन्हें किन्हें कहा गया? महासंघिक। महासंघिक, इन्हें महासंघिक। अस्थविर को क्या कहा गया? अस्थविर रूढ़िवादी। ठीक, रूढ़िवादी। ठीक, रूढ़िवादी। और महासंघिकों को क्या कहा गया है? परिवर्तन कामी। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल है। कालाशोक के काल में किया, लेकिन कालाशोक के बारे में थोड़ा सा ये वो बताने में थोड़ा सा मुझे गलत स्लाइड लगा दी अजातशत्रु के बारे में। लेकिन थोड़ा सा अजातशत्रु के बारे में भी आप देख लीजिए, अजातशत्रु की क्या क्या उपाधियां थी और क्या क्या कहा गया है। अजातशत्रु कुलिक पितृहंता, ठीक, बिम्बिसार की हत्या करके सत्ता पाई थी। प्रमुख कूटनीति विजय कौशल पर अधिकार किया। वह अपने मंत्री वस्कार की मदद से वज्जी संघ वैशाली फुटबॉल को 16 वर्षों में जीता। नवीन सैन्य वज्जियों के विरुद्ध पहली बार महाशिलाकंटक, बड़ा पत्थर फेंकने वाला यंत्र और मुसल गदा युक्त रथ का प्रयोग किया। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में इसके काल में हुई थी। ठीक, राजगिरी की सप्तर्षि गुफा में इसके संरक्षण आयोजन हुआ। स्थापत्य राजगिरी किलाबंदी करवाई और भविष्य में पाटलिपुत्र की नींव में गंगा सोन की संगम पर पाटलिग्राम में एक सैन्य छावनी जलदुर्ग का इसने बनवाया था। ठीक,
आते हैं चाणक्य की कूटनीति मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस अंतिम और अलोकप्रिय शासक को युद्ध में पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा क्या? इसका आंसर होगा क्या? धनानंद। ठीक, ये धनानंद के बारे में ये अगर मान लीजिए थोड़ा सा फैक्ट है, ये क्या धनलोलुप शासक था, धनलोलुप। ठीक, और जनता के बीच में इस अलोकप्रिय हो गया था और अपने कूटनीति से चाणक्य ने इसे पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना करवाई। अब नंद वंश के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। नंद वंश के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे महापद्मनंद पुराण अनुसार ये उत्तर भारत का प्रथम गैर क्षत्रिय शूद्र राजवंश था। महापद्मनंद की प्रमुख उपाधियां थी सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों को नाश करने वाला। भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उग्रसेन विशाल सेन स्वामी कहा गया पाली ग्रंथों में। साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था इसका? कलिंग विजय, महापद्मनंद ने कलिंग उड़ीसा को जीता था। इसका सबसे प्रमाणिक साक्ष्य क्या? कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें उल्लेख नंद राजा ने कलिंग में एक नहर बनाई, वहां से जिनसे जैन मूर्ति मगध ले गया था। साम्राज्य विस्तार कलिंग उड़ीसा जीता, इसका सबसे प्रमाणिक साक्ष्य कलिंग नरेश, ये चीज़ हो गई। नंद राजा ने कलिंग में नहर बनाई, वहां से जिनसेन जैन। ठीक, अंतिम शासक इसका कहा घनानंद। यह यूनानी आक्रांता सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखों ने इसे अग्रमीज या जेंड्रामीज कहा है। इसकी विशाल सेना के डर से सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। सांस्कृतिक तथ्य इसका क्या क्या है? संस्कृत व्याकरण महाविद्यालय पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन और मित्र थे। और पतन क्यों हुआ? धनानंद ने अत्यधिक करोड़ों से जनता त्रस्त थी, इसी असंतोष का लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की कूटनीति से नंद वंश का समूल नाश कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 से। मैगजनी द्वारा लिखित किस प्रसिद्ध पुस्तक में हमें मौर्यकालीन नगर प्रशासन और समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है? किस में मिलता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें इंडिका में मिलता है। ठीक, थोड़ा सा मैगजनीज के बारे में आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें रही हैं, इससे आपका क्विक रीजन हो जाएगा। ठीक, कि कौन था, उसने क्या क्या चीज़ों को लेख किया है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने हम 51 पे। क्वेश्चन नंबर, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय परिवर्तन को उल्लेख है और सवे मुनि से पजामामा की उद्घोषणा की गई? किसमें उल्लेख आता है? क्वेश्चन नंबर किसमें? ये हमारा 13वां शिलालेख में, 7वें स्तंभ लेख में, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख जौगढ़ में, या बाबरी बैराट में? किसमें आता है? ये हमारा आता है इसमें, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में ये आता है। थोड़ा सा देख लीजिए अशोक के 14 बृहद शिलालेख जो हैं। ठीक, इसके बारे में ये मैंने लगा दिए स्लाइड, ये भी आप देख लीजिएगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक, प्रथम में वो क्या कहता है? पशु बलि निंदा और उत्सव समारोह पर प्रतिबंध की बात करता है। द्वितीय में मनुष्य और पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा दक्षिणी राज्यों चोल पांडे केरलपुर सत्यपुर का उल्लेख करता है। तृतीय में अधिकारियों युक्त राज्यों प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष राज्य के दौरे अनुसंधान का आदेश देता है। चतुर्थ में भेरीघोष युद्ध की नीति का स्थान पर धर्मघोष की घोषणा करता है। पंचम में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की बार राज्याभिषेक 13वें वर्ष का उल्लेख करता है। छठे में प्रतिवेदिकों और संवाददाताओं को राजा से किसी भी समय कहीं मिलने की अनुमति की बात करता है। 7वें में सभी धर्मों और संप्रदाय की सहिष्णुता की अपील करते हैं, सबसे लंबा शिलालेख है। 9वें में जन्म विवाह आदि पर होने वाले खर्चीले और निरर्थक समारोह में निंदा करता है। 10वें में राजा अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचने का निर्देश देता है। 11वें में धर्मदान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया जाता है। 12वें में सर्वधर्म संभावना स्त्री महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख करता है। 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक का हृदय परिवर्तन, 5 समकालीन यवन ग्रीक राजाओं का जिक्र करता है। 14वां अशोक द्वारा अपनी प्रजा को धार्मिक एवं व्यतीत करने की। ठीक, धौली और जगह उड़ीसा के शिलालेख में 11वें 12वें 13वें शिलालेख की बातें नहीं, बल्कि उनकी जगह 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट रॉक एडिक्ट लिखे गए हैं। इसी का जो आंसर उसका है। कौटिल्य के अर्थात में राज्य के सीधे नियंत्रण वाली कृषि भूमि का प्रबंध करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर क्या? पणयाध्यक्ष, आक्राध्यक्ष, लक्षण क्या कहा गया? इसका आंसर होगा हमारा सीताध्यक्ष। इसे क्या कहा गया? सीताध्यक्ष। ठीक, अर्थात में 27 से अधिक अध्यक्षों की बात किया है किसने? किसने कहा है? कौटिल्य ने।
थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल है, देख लीजिएगा। प्रमुख अधिकारियों के बारे में क्या क्या कहा गया है, इससे आपका वो क्लियर हो जाएगा। मौर्य वास्तुकला की सबसे विशिष्ट अद्वितीय विशेषता क्या थी जो उन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती वास्तुकला से अलग करती थी? क्या इसमें पकी हुई लाल ईंटों से बने शंक्वाकार मंदिर, बलुआ पत्थर से बने एकाश में स्तंभ जिन पर 10 पड़ जैसी चमकदार पॉलिश की गई थी, बड़े गोपुरों का निर्माण, बिना किसी जोड़ के कंक्रीट की दीवारें? क्या इसका आंसर हो सकता है? चलिए बताइए। इसका आंसर हमारा होगा ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 54। यूपी के प्रयागराज जिले निकट सिंगवेरपुर पुरातात्विक स्थल प्राचीन भारत की किस उल्लेखनीय तकनीक उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? भारत का सबसे पुराना स्तूप, मौर्यकाल की अत्यंत उन्नत जल शुद्धिकरण और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रणाली, कुशाणकालीन स्वर्ण मुद्राओं की टकसाल, मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रकला? क्या चीज़ का है? इसका आंसर बताइए। 54 का हमारा 54 का क्या है? 54 का हमें ये मिलता है, ठीक, सिंगेरपुर, ठीक। 55 में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंगों की आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में उन्होंने किस शहर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? चलिए इसका आंसर बताइए। 55 का क्या होगा? शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई? शुंगों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाई थी, ठीक। थोड़ा सा शुंगों के बारे में या शुंगों का क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था, कितने शासक थे, इनका उल्लेख क्या क्या चीज़ें हैं, आपकी रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56। सांची के महान स्तूपों के चारों ओर सुंदर नक्काशीदार पत्थर की वेदिका का तोरण उद्धारण मुख्य रूप से किस काल में जोड़ा गया? बताइए। कुषाण काल, शुंग सातवाहन काल, गुप्त काल, वाकाटक काल? चलिए 56 का बताइए, ठीक। इसका होगा हमारा बी। सांची हमारा कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक। सांची कहाँ पड़ता है? एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। उदयगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित हाथी गुफा अभिलेख किस प्रतापी शासक के सैन्य विजयों सार्वजनिक कार्यों का विस्तृत पौराणिक उल्लेख है? ये खारवेल के बारे में बात हो रही है, इसका आंसर ये हो गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल ये है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कुषाण साम्राज्य किस महान शासक के शासनकाल कश्मीर के कुंडल में चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन जिसने सिल्क रूट पर मजबूती नियंत्रण स्थापित किया? किसने ये किया था? ये हमारा आता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ गया कनिष्क। कनिष्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है, देख लीजिए चतुर्बौद्ध संगीति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 59। आयुर्वेद के महान विद्वान महर्षि चरक जिन्होंने चरक संहिता रचना की किस राजवंश के शाही दरबार से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 59, ठीक, किससे संबंधित थे? चलिए बताइए। ये हमारे कुषाण वंश से कनिष्क से संबंधित थे, ठीक। श्रेणी की सबसे सटीक व्याख्या कौन सी है? बताइए इसमें से कौन से? केवल धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारियों के समूह थे, एक ही व्यवसाय या शिल्प लगे कारीगरों व्यापारियों के शक्तिशाली आर्थिक और प्रशासनिक संगठन थे, राजा द्वारा नियुक्त सैन्य कमांडो की परिषद थी, न्यायपालिका के उच्च अधिकारी थे? क्या थे ये? थोड़ा बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61। प्राचीन काल में व्यापारिक और शिल्पकार श्रेणियों के संगठन के मुखिया या प्रमुख अधिकारी को सामान्यतः किस नाम संबोधित किया जाता था? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का बताइए आप लोग, क्या था? क्वेश्चन नंबर 61 में सही होगा ये कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 62। पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में विशेषकर दक्षिण भारत में भारी मात्रा में विदेशी सिक्के प्राप्त हुए हैं जो भारत के संपन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकेत देते हैं। ये सिक्के मुख्य रूप से किस साम्राज्य के हैं? चलिए बताइए बताइए बताइए, किस साम्राज्य के हैं? क्वेश्चन नंबर 62। ये हमें रोमन साम्राज्य के सिक्के मिलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63। सिक्कों की उत्पत्ति के, उनके वजन, धातु शुद्धता और निर्माण तकनीक के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, क्या कहा जाता है? पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, पुरा वनस्पति विज्ञान या जन सांख्यिकी? क्या कहा जाता है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा मुद्रा शास्त्र, ठीक, न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। भारत में ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं के लेकर करमुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा का सबसे पहला पुरालेखी प्रमाण किस राजवंश के शासनकाल में से प्राप्त होता है? चलिए बताइए। सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चोल? ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है?
इसका आंसर हमारा क्या होगा, सातवाहन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 65। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति उसकी विजयों का सबसे विस्तृत काव्यात्मक वर्णन किस ऐतिहासिक स्रोत से मिलता है? बाणभट्ट की रचित हर्षचरित, विशाखदत्त की रचित मुद्रा राक्षस, कालिदास रचित रघुवंशम, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, किसमें से मिलता है? चलिए बताएं। ये हमारा मिलता है प्रयाग स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति से। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, ठीक, आप लोग देख लेंगे। हमारा आज का ये टॉपिक 35 क्वेश्चन MCQ हमने कंप्लीट कर दिया। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आज थोड़ा समय और मिलता है तो हम एक टॉपिक और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वो जो आपकी जो जाएगा, कोशिश करेंगे दो, एक हमारा जाएगा जीएस का, हमारा जाएगा जो हो सकता है व्यवस्थापिक का डालूं, और 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का डालूं। तो तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। ठीक।